हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में हम लेक्चर 3 कर रहे हैं। इससे पहले हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो है वो किया है, प्लस हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वाला डाटा किया है। ठीक है, लेबर फोर्स सर्वे ये 2 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आप देख लेना। और आज हम जो लेक्चर 3 कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो डाटा है वो लिया गया है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी 2023 to 24 से लिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्टर्स की, तो देयर आर 3 सेक्टर्स एज वी ऑल नो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्विस सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम और क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या क्या सब डिवीजन है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना सब डिवीजन है, और आपके टर्शरी या सर्विस सेक्टर में कितना सब डिवीजन है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं ये आपको करवा रही हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग। जैसा कि हमें लगता है 6th-7th में भी हमने पढ़ा था कि माइनिंग एंड क्वारिंग भी हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन अगर हम ये रिपोर्ट देखें आरबीआई की जो आती है, उस रिपोर्ट में प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, तो सेकेंडरी सेक्टर में ये 3 कंपोनेंट्स आते हैं, और वो क्या क्या है, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, माइनिंग एंड क्वारिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। अगर आपने पीवाईक्यू किए होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसे इग्नोर मत करना कि ये इतनी सी आसान सी चीज है, वो तो हमें आती है। नहीं, वो कई बार आप ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाते हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आता है, माइनिंग एंड क्वारिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। अब अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें या टर्शरी सेक्टर की बात करें, तो उसमें क्या क्या है, उसमें है आपकी कंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस विच रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट्स एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। ये सारे के सारे आपके किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें करने वाले हैं वो क्या है, हमें ये बताना चाहिए एक्सपोर्ट जो है वो कौन सी मेजर कमोडिटीज का हो रहा है और इंपोर्ट कौन सी मेजर कमोडिटीज का हो रहा है। ये भी आपको लग रहा होगा कि रेलिवेंट नहीं है, तो मैं आपको एक पीवाईक्यू दिखा देती हूँ। पीवाईक्यू 2018 में ये आ चुका है कि इन द ईयर 15-16 इंडिया हैज नॉट बीन एन इंपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, एप्पल, राइस और पल्सेस। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे थे 1, 2, 3 ऑल, या सेकेंड और थर्ड, या फिर ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, ऐसे करके ऑप्शंस दे रखे थे, तो ये चीज भी याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम देखें एक्सपोर्ट ऑफ मेजर कमोडिटीज, तो हम किन किन कमोडिटीज का एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले है टी, फिर है आपकी कॉफी, फिर है आपका राइस, फिर है आपके अदर जो सीरियल्स हैं वो हम करते हैं, और टोबैको। ये 5 चीजें हैं जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं मेजर। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इन 5 का कर रहे हैं, टॉप की 5 जो है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट ली है, क्योंकि यहीं से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। टी, कॉफी, राइस, अदर सीरियल्स और टोबैको, TCROT। ठीक है, ये आपके क्या है, एक्सपोर्ट है मेजर कमोडिटीज का। ऐसे ही अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो क्या है, सबसे पहले है कॉटन, रो एंड वेस्ट, वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं हम, पल्सेस का इंपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंपोर्ट करते हैं, पल्प एंड वेस्ट पेपर का हम इंपोर्ट करते हैं। तो CV, कॉटन, रो एंड वेस्ट, वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और पल्प एंड वेस्ट पेपर। CV, PFP मतलब CV प्लीज फॉरवर्ड पीपल, ऐसे करके कुछ भी याद कर लो। ठीक है, और नॉर्मली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कॉटन, रो एंड वेस्ट, वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पल्प एंड वेस्ट पेपर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं कि किन किन चीजों को इंपोर्ट करते हैं। एप्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पार्ट है, इंपोर्ट होता है। राइस इंपोर्ट नहीं होता क्योंकि हम मेजर प्रोड्यूसर हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं राइस का। ठीक है, और पल्सेस का भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो ओनली सेकंड यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट रिपोर्ट। जो हम नेक्स्ट रिपोर्ट देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यस, यहां हम देखेंगे मेजर इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, ग्रोथ रेट्स, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स। ओके, नाउ
ये सोर्स है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और यहाँ पे हम एनुअल ग्रोथ रेट देख रहे हैं एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। ये मैंने साथ में ही लिख दिया है क्योंकि आपको ना कई बार क्वेश्चन में आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो ये ध्यान से पढ़ना कि आपको करंट प्राइस में पूछा गया है या फिर कांस्टेंट प्राइस पे पूछा गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले अगर हम देखें जीवी एट बेसिक प्राइस, ग्रोस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस 8.53 है करंट और कांस्टेंट है 7.22। ओके, जीडीपी आपकी कितनी है 9.6 ग्रोथ रेट और कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है 8.15। ग्रोस नेशनल इनकम आपकी करंट प्राइस पे है 9.5 और कांस्टेंट पे है 8.18। ऐसे ही नेट नेशनल इनकम करंट प्राइस पे है 9.63 और कांस्टेंट प्राइस पे है 8.32। और पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम आपकी करंट प्राइस पे 8.68 और कांस्टेंट पे है 7.38। अब यहाँ पे हम ये सारे वो जो है ग्रोथ रेट कैसे याद रखें, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये ध्यान आप रखेंगे कि करंट प्राइस में मोस्टली जो आपको पूछा गया है वो सब आपका 8 और 9 के अप्रोक्स है। ठीक है, परसेंटेज 8 या 9 के अप्रोक्स है। हालांकि बहुत क्लोज ऑप्शंस आते हैं आजकल, लेकिन इतना तो हम याद रख सकते हैं। और जो आपके कांस्टेंट प्राइस है वो लगभग आपके 7 से 8 तक है। ठीक है, अब 8 तो दोनों में कॉमन ही है, तो कैसे याद होगा। तो जीवी एट बेसिक प्राइस यहाँ पे आपका 8.53 और यहाँ पे कितना है 7.22। सबसे जो क्लोज है, नहीं क्लोज तो कुछ भी नहीं है, सारे ही दूर दूर है। तो हम याद रखने के लिए इतना ही कर सकते हैं कि कांस्टेंट प्राइस का अगर आए तो 7 to 8%, किस्मत अच्छी हुई तो आसपास आ जाएंगे। और करंट प्राइस आपके हैं 8 to 9% के आसपास। ठीक है, अब अगर हम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें, ये तो हमने एनुअल ग्रोथ रेट के बेसिस पे देखा था, अगर हम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो ग्रोस सेविंग्स, नेट सेविंग्स, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ये अगर करंट प्राइस पे है तो ग्रोस सेविंग आपकी 30% के लगभग है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन 31% के लगभग है। तो इतना ध्यान रख सकते हैं कि अगर ग्रोस आए तो एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कितने परसेंट के आसपास है, 30% के आसपास है। ओके, और अगर नेट पूछा जाए, नेट सेविंग्स या नेट कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो किसके आसपास है, 20% के आसपास है, 18.59 और 20.13। और ये किस पे है, एट करंट प्राइसेस पे है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, कांस्टेंट प्राइसेस पे ये दोनों डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन। और ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन आपकी 34 है और नेट कैपिटल फॉर्मेशन आपकी 21 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है ना वो करंट प्राइसेस के बेसिस पे आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। याद रहेगा कि ग्रोस अगर आ जाए, ग्रोस सेविंग या ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन वो 30% के आसपास है, और अगर आपकी नेट सेविंग्स या नेट कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए तो वो 18 या 20% के आसपास है। ठीक है, मतलब 20% के आसपास है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट डेटा। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट्स, सोर्स क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान रखना, कहीं सब में ही आप नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देख लो कि सोर्स कहाँ से इनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब वेट देखेंगे और इनकी ग्रोथ रेट देखेंगे। अगर वेट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वेट दिया गया है वो किसे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दिया गया है, उसके बाद माइनिंग को दिया गया है, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी को दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रोथ रेट आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग को वेट सबसे ज्यादा है लेकिन उसकी ग्रोथ रेट सबसे कम है। ठीक है, तो ऑपोजिट में याद कर सकते हैं कि वेट यहाँ का सबसे ज्यादा है तो उसकी ग्रोथ रेट सबसे कम है। अगर आपको ग्रोथ रेट में बोल दिया जाए कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो ध्यान रखना कि मैन्युफैक्चरिंग वेट में सबसे ज्यादा है, ग्रोथ रेट में सबसे कम है। और ऐसे ही माइनिंग 14.37। एक्चुअल में ना आपको ये एग्जैक्ट वेट पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि एग्जैक्ट वेट कितना है, 77.63। और ये आपको बहुत क्लोज ऑप्शंस मिलेंगे, तो ये एग्जैक्ट याद रखना। ठीक है, माइनिंग 14.37 और इलेक्ट्रिसिटी 7.99। तो यहाँ से हमें ग्रोथ रेट तो हम कर लेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग है। वेट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, फिर माइनिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम ग्रोथ रेट में देखें तो ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा माइनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और सबसे लास्ट में आपकी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये याद रहेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट डाटा। यस, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट, बेस ईयर है 11-12, ये भी ध्यान रखेंगे। अब
इस साइड वेट दे रखे हैं और इस साइड इनकी ग्रोथ रेट दे रखे हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ रेट तो नहीं भी याद होगी और इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेट जो है वो किसे है, प्राइमरी गुड्स को। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या आएंगे, प्राइमरी गुड्स आपके, ठीक है। उसके बाद जो वेट है वो किसे है, इंटरमीडिएट गुड्स को। तो सेकंड नंबर पे क्या आएंगे, प्राइमरी के बाद इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड किसको है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, जो वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, वो क्या हो गए, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बाद अगर हम फोर्थ देखें तो फोर्थ हमारा क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। फिफ्थ है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और गुड्स इंडस्ट्री। और सबसे लास्ट में है कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो याद कैसे रख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, स्टार्टिंग के दो कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, सबसे ज्यादा वेट है प्राइमरी को और इंटरमीडिएट गुड्स को, ठीक है। और लास्ट में हमारे क्या है, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों हम रिलेट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल को एक साथ, और प्राइमरी और इंटरमीडिएट को। प्राइमरी और इंटरमीडिएट टॉप है और लास्ट में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स। ओके, ये याद हो गया। अब नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। अब हम कोर इंडस्ट्रीज का देखेंगे। हमारी कितनी कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। यस, ये कंपोजिट इंडेक्स है पूरा, और ये हमारी क्या है, 8 कोर इंडस्ट्रीज। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हर एक टॉपिक वो लिया गया है जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज इसे मिस मत करना, ठीक है। मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आपको ऐसे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ लो, बस पढ़ लो, लेकिन इतना कष्ट कर लो। तो कंपोजिट गुड्स, कंपोजिट इंडेक्स का मतलब क्या है, कंपोजिट इंडेक्स का मतलब होता है जो पूरे 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स है, उसे ही कंपोजिट इंडिकेटर कहते हैं। और ये ट्रैक डाउन करता है कि 8 जो की सेक्टर्स है हमारे इंडिया में, उनका ग्रोथ रेट क्या है। ये कंप्लीट इंडेक्स आपको रिफ्लेक्ट करता है कि प्रोडक्शन की वॉल्यूम कितनी है, और हम कितने क्या वेट ले रहे हैं, और क्या इनका क्या है, ग्रोथ रेट है। एज वी नो, दीज 8 सेक्टर्स आर वेरी क्रूशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, सिविल सर्विसेज में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन ये था कि वेट पे था कि हाईएस्ट वेट किसमें है, जिसमें ऑप्शन कोल, इलेक्ट्रिसिटी था, स्टील और फर्टिलाइजर, हाँ ये ऑप्शन थे वेट के। तो अब यहाँ पे आपको हर किसी का वेट याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो आप देख लो कि फर्टिलाइजर का सबसे कम वेट है, ठीक है। सबसे कम वेट किसे है, फर्टिलाइजर्स को। और अगर हम बजट में देखें तो यहाँ पे फर्टिलाइजर को कम वो भी मिलता है ना, अमाउंट भी कम ही मिलती है। और सबसे ज्यादा जो वेट है वो किसका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा वेट है RE, और सबसे कम वेट है किसका, फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो है वो है स्टील, इलेक्ट्रिसिटी के बाद है स्टील। तो ऑप्शंस में आपको मेन जो आते हैं ना, वो कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, फर्टिलाइजर्स, यही आती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके बाद स्टील का है, और सबसे कम किसका है, फर्टिलाइजर्स का। और हाँ, फर्टिलाइजर्स का, सीमेंट का भी कम है। लास्ट का अगर हम देखें तो सबसे कम फर्टिलाइजर्स और सीमेंट सबसे कम है, और सबसे टॉप पे देखें तो रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, ये याद रखना, ठीक है। ग्रोथ रेट हम सब ये देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है स्टील में, और सबसे कम ग्रोथ रेट है क्रूड ऑयल में, ठीक है। ये तो याद रहेगा, बस इतना ही याद कर लो। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है किसकी, स्टील की, और सबसे कम ग्रोथ रेट किसकी है, क्रूड ऑयल की। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट। हाँ, यहां से हमें क्या देखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। ये आपको ऑप्शंस में आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सा होलसेल प्राइस का वो सब डिवीजन है। सबसे पहले ये सारी कमोडिटीज को इंक्लूड करता है, प्राइमरी आर्टिकल्स को इंक्लूड करता है, फूड आर्टिकल्स और नॉन फूड आर्टिकल्स को इंक्लूड करता है। अच्छा, फूड आर्टिकल और नॉन फूड आर्टिकल ही किसका पार्ट है, प्राइमरी आर्टिकल का पार्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्यूल एंड पावर है, और लेकिन पहले जो बेस ईयर था 2004-05, बेस ईयर 2004-05 से पहले, अभी 4-5 उससे पहले जो फ्यूल एंड पावर था ना, उसको बोला जाता था फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स। लेकिन अब जो है वो फ्यूल एंड पावर है सिर्फ। और क्या आता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल, प्राइमरी आर्टिकल के दो सब डिवीजन, एक फूड आर्टिकल और एक नॉन फूड आर्टिकल, और एक आपका आता है फ्यूल एंड पावर, और आपके आते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। याद रहेगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स में इसका सोर्स क्या है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इसकी रिपोर्ट देते हैं। नाउ
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें सीपीआई की, तो सीपीआई का सोर्स क्या है? लेबर ब्यूरो, जो किसमें है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है? यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि एक तो ये इंडस्ट्रियल वर्कर का देते हैं और एक एग्रीकल्चर वर्कर का देते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो इंडस्ट्रियल वर्कर में जो बेस ईयर है वो 2016 है और बाकी जो है वो 2012 ही है बेस ईयर। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर। और अब जो है 2011 से सीपीआई जो है रूरल, अर्बन और कंबाइंड तीनों का आने लग गया है, पहले नहीं आता था। अब जो है 2011 से रूरल, अर्बन और कंबाइंड तीनों का डाटा हमारे पास आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर क्या है? 2016, ये भी याद रखेंगे। ओके नाउ, अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है क्योंकि मैं शेयर करूंगी आपको, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, वरना जब इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां इन चीजों को कवर करेंगे तो और याद भी कर लेंगे। ठीक है, ये फिस्कल इंडिकेटर्स भी हैं, वो भी हम वहीं कवर करेंगे। और एक चीज और अभी हम कवर करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो आरबीआई की रिपोर्ट पेज नंबर 336 पे है। ठीक है, एक आरबीआई की हैंडबुक भी मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, आपको खुद से पढ़ना है तो खुद से पढ़ लेना। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे हम कवर करेंगे, करंट मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हमारे क्या क्या चल रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रेट है वो एसएलआर का है, सबको पता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, और सबसे कम जो रेट है वो किसका है? रिवर्स रेपो रेट का। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट, उसमें क्या डिफरेंस है उसका मैंने एक शोट डाल रखा है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो सबसे कम रेट किसके हैं? रिवर्स रेपो रेट के। और सबसे ज्यादा रेट क्या है? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का। रेट कम क्यों होता है वो भी मैंने बता रखा है वहीं पे। ठीक है, इसके आपको रेट याद करने पड़ेंगे, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सारे रेट्स आपको याद करने पड़ेंगे। एक तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, दूसरी चीज हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, और डायरेक्टली आपको रेट से मैचअप भी करवा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ, ये दोनों के दोनों कितने हैं? 6.25। ठीक है, याद हो गया? बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, दोनों के दोनों रेट कितने हैं? 6.25। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की लिमिट क्या है अभी? 18%, पहले ज्यादा थी। सीआरआर हमारा कितना है? 4%। ठीक है, रेपो रेट हमारा कितना है? 6%। रिवर्स रेपो रेट हमारा कितना है? 3.35। हो जाएगा याद? बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट दोनों 6.25, सीआरआर 4%, एसएलआर सबसे ज्यादा 18%, रेपो रेट 6% और रिवर्स रेपो 3.35। ठीक है, यस। नाउ एक चीज और हमें यहाँ पे करनी है, इसी के साथ में करवा देते हो, कंपोनेंट्स ऑफ मनी स्टॉक। मनी स्टॉक के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें रिजर्व मनी की, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है न्यूमेरिकल, जो मैं आपको न्यूमेरिकल वाली क्लास में करवाऊंगी। एक चीज और मुझे ये अनाउंस करनी थी कि हम जो है अब से 15 क्वेश्चंस के लगभग जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम स्टेटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो मैक्रो और माइक्रो में आए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो कंप्लीट करेंगे। वो क्लास बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, ये चीज आप कर लेना। अब रिजर्व मनी में तीन चीजें हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये सब रिजर्व मनी का पार्ट है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। ये आपने देखा होगा ना, ये M1 का भी कंपोनेंट है। एक M1, M2, M3, M4 वाली क्लास भी आएगी जिसमें सिर्फ हम यही कवर नहीं करेंगे, उसके साथ हम NM1, NM2 भी कवर करेंगे और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है, वो भी कवर करेंगे। ठीक है, अब ये चीज मैं इरेज कर देती हूँ। नाउ रिजर्व मनी में तीन चीजें हैं, एक है आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन, एक बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई और एक अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, और नैरो मनी में क्या आता है ये, क्योंकि ये कंपोनेंट डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि ये नैरो मनी का पार्ट है या नहीं है, तो करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट, जिसे हम M1 कहते हैं। M1 हमारा नैरो मनी ही है, M1 और M2, M3, M4 हमारे ब्रॉड मनी में काउंट होते हैं। ठीक है, अब करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई और डिमांड डिपॉजिट्स, ये हमारे क्या है? नैरो मनी है और M1 भी कहते हैं। रिजर्व मनी में क्या आ गया? करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। यस, और ब्रॉड मनी जो मैंने बोला M3 और M4, जिसमें टाइम डिपॉजिट्स और प्लस ये तीनों M4 जो है हमारी। यस, टाइम डिपॉजिट्स प्लस नैरो मनी।
अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं, जब हम आरबीआई की पूरी हैंडबुक के सारे डाटा को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम एक साथ इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे। ओके, और एक बजट के क्वेश्चंस की मैं क्लास ले आऊंगी कि एक्सपेक्टेड क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, और एक इकोनॉमिक सर्वे की क्लास मैं ले आऊंगी अगर आप कहोगे तो, वरना आप पढ़ लेना बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड प्लीज शेयर विद दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम, एंड टेक केयर एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।